Namaste दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, notifications, circulars, GST provisions, etc. दोस्तों, आज हम इकट्ठा हुए हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2022-23 को डिस्कस करने के लिए, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी की गई है अपने अफसरों के लिए 17 अगस्त 2022 को. और ये इंस्ट्रक्शन संबंधित है अरेस्ट प्रोविजंस को लेकर, जो कि ऑफेंसेस हैं अरेस्ट और बेल से संबंधित प्रोविजंस को लेकर, जो ऐसे ऑफेंसेस से संबंधित है जो कि सीजीएसटी एक्ट से पर्टेन करते हैं. उससे रिलेटेड गाइडलाइन जारी की गई है बोर्ड के द्वारा वाया इंस्ट्रक्शन नंबर 2/2022-23 डेटेड 17 अगस्त 2022. दोस्तों, लास्ट ईयर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, सिद्धार्थ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी 16 अगस्त 2021 को. क्रिमिनल अपील नंबर था 838 ऑफ 2021. केस लॉ का नाम जैसा कि मैंने पहले बताया, सिद्धार्थ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात को ऑब्जर्व किया था कि पर्सनल लिबर्टी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बड़ा महत्व दिया गया है. यदि हम अपने संविधान के आर्टिकल 21 को देखें, अनुच्छेद 21 को देखें, तो ये कहा गया है कि किसी की भी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीना जाएगा अनलेस अथॉराइज्ड बाय लॉ, अनलेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ. लॉ के अलावा किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीना जाएगा. यह हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो हमें संविधान देता है अपने आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 के द्वारा. तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरत एक बात को ऑब्जर्व किया अपने उस जजमेंट के अंदर कि किसी को अरेस्ट किया जा सकता है. ये इस बात का निर्णायक वर्जन नहीं बनता कि उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए. Only an arrest can be made. Only an arrest can be made. This should not give rise to a conclusion by the arresting officer that arrest must be made. कुछ ऐसी वजह होनी चाहिए कि कुछ ऐसा हीनियस क्राइम हो, या वो कुछ एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या उसके बाहर रहने से इन्वेस्टिगेशन में कुछ बुरा प्रभाव आएगा, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. कुछ ऐसी वजह होनी चाहिए, तभी अरेस्ट की जानी चाहिए, क्योंकि अरेस्ट करने से किसी व्यक्ति के ऊपर इनकैलकुलेबल लॉस होता है. ऐसा लॉस होता है जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. तो सिर्फ वो अरेस्ट हो सकती है से ये जरूरी नहीं कि उसकी अरेस्ट होनी ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिद्धार्थ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने. और जैसा कि आपको शायद मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट हमारे आर्टिकल 141 के द्वारा सारे हाई कोर्ट्स पर, सारे लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं. और जब ये हाई कोर्ट्स वगैरह पर बाइंडिंग है तो नीचे ट्रिब्यूनल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज पर भी ये बाइंडिंग होते हैं. तो बोर्ड ने उस जजमेंट को कॉग्निजेंस लेते हुए, उसका ध्यान रखते हुए, उसको कंसिडरेशन में लेते हुए ये जरूरी समझा कि अरेस्ट और बेल से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी की जाए. तो बोर्ड ने ये कहा कि जो अरेस्ट हमारी होती है वो अगर ऑफेंस हो सेक्शन 132 से रिलेटेड तभी अरेस्ट हो सकती है, अगर वो ऑफेंस जो है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक का हो. जो टैक्स इंपैक्ट है दैट शुड बी मोर देन 5 CR. और जो अरेस्ट हो सकती है उसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 69 है. सो सेक्शन 69 रेड विद सेक्शन 132 गिव्स राइज टू अरेस्ट एज वेल एज it specifies the offenses for which an arrest can be made. If offense the amount involved of offense is more than 5 CR, then it is a cognizable offense and non-bailable, and if it is less than 5 CR then it is non-cognizable and bailable. तो बोर्ड ने जिन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये गाइडलाइन जारी की गई वो की गई कि किसी की पर्सनल लिबर्टी से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है वो इस बात से संबंध रखता हो कि कहीं ना कहीं ये नुकसान हुआ है और उसको इस बारे में पहले से पता था, वो इन्वॉल्व था कहीं ना कहीं इस क्राइम के अंदर, इस ऑफेंस के अंदर, तभी अरेस्ट किया जाना चाहिए. अगर
अरेस्ट नेसेसरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए तभी अरेस्ट किया जाना चाहिए। अगर उसके ना अरेस्ट करने से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा तभी उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। यदि उसको अरेस्ट बिना किए भी इन्वेस्टिगेशन आप सुचारू ढंग से चला सकते हैं तो अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, चाहे उसका ऑफेंस जो है वो 5 CR से ज्यादा हो। बिकॉज जो अर्लियर मैंने बात कही कि सिर्फ अरेस्ट की जा सकती है, ये निर्णायक आधार नहीं होना चाहिए कि अरेस्ट करना ही करना है। और जहां पर जिस व्यक्ति को हम अरेस्ट कर रहे हैं, क्या वो मास्टरमाइंड था ITC पास करने के लिए? यदि यस तो अरेस्ट किया जा सकता है, और यदि उसको अरेस्ट नहीं किया जाता तो वो एविडेंस के ऊपर या नेगेटिव प्रभाव देगा या किसी व्यक्तियों को बरगला सकता है बाद में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से, या अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता आज के दिन तो कल के दिन उसको अरेस्ट करना, उसकी प्रेजेंस को इंश्योर करना पॉसिबल नहीं है। तो यदि इनमें से कोई भी रीजन यस होगा तभी अरेस्ट की जा सकती है, अदरवाइज चाहे उसका ऑफेंस 5 CR से ज्यादा हो, unless one of these given condition is satisfied, arrest must not be made. While taking care of that judgment, Siddharth versus the state of Uttar Pradesh, which was decided by Supreme Court, dated 16th of August 2021 via criminal appeal number 838 of 2021. आगे प्रोसीजर के बारे में भी लिखा हुआ है कि अरेस्ट जो है, ऑफ कोर्स इसमें रीजंस टू बिलीव होने चाहिए, और वो रीजंस टू बिलीव कमिश्नर या कमिश्नर रैंक से अबव कमिश्नर के होने चाहिए, नॉट लेस देन दिस, बिकॉज अरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट मेक्स एन इम्पैक्ट ओवर द पर्सन हु इज बीइंग अरेस्टेड। सो रीजंस टू बिलीव होने चाहिए, और ये रीजंस टू बिलीव होने चाहिए, रीजंस टू सस्पिशन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एम्बिगिटी नहीं होना चाहिए, एम्पली क्लियर होना चाहिए कि ऐसे रीजंस एग्जिस्ट करते हैं, कोई डाउट कोई सस्पिशन बीच में नहीं होना चाहिए। अगर ये रीजंस टू बिलीव है कमिश्नर के तो ऑफ कोर्स ही विल राइट दोज रीजंस एंड ही विल ऑथराइज एन ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स कि वो उस व्यक्ति को जाकर अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट जब किसी व्यक्ति को किया जाना है तो अरेस्ट मेमो का फॉर्मेट क्या होगा वो सर्कुलर नंबर 128 में बताया गया है। सर्कुलर नंबर 128 जारी किया गया था 23 दिसंबर 2019 को, और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एक्सप्लेन किया जाना जरूरी है कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति या उसके कोई अथराइज्ड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाना जरूरी है कि इस व्यक्ति को हम अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं, और इसका बाकायदा जिक्र होना चाहिए अरेस्ट मेमो के अंदर। और यदि एक केस में मोर देन 1 अरेस्ट हो रही है, यदि 5 अरेस्ट हो रही है फॉर एग्जांपल, तो 5 अरेस्ट मेमोज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सिंगल अरेस्ट मेमो पर ही पांचों लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, हर एक का सिंगल अरेस्ट मेमो होना चाहिए। ऑफ कोर्स उनका नाम लिखना होता है, उनका अथराइज्ड पर्सन, उनका नॉमिनेटेड पर्सन, तो हर अरेस्टेड पर्सन का अथराइज्ड नॉमिनेटेड पर्सन उसका नाम वगैरह सब डिफरेंट होगा। सो फॉर एवरी person who is about to be arrested, separate arrest memo should be there, which should have the proper format as prescribed under circular 128, which was issued on 23rd December 2019। और यदि किसी वुमन को अरेस्ट किया जा रहा है तो वुमन अफसर का होना जरूरी है, और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको मेडिकल ऑफिसर के द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाना जरूरी है। यदि मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा भी ये मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। और जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसकी रीजनेबली हेल्थ की केयर ली जानी जरूरी है, और एट द सेम टाइम जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए तो मिनिमम फोर्स का प्रयोग किया जाए, और मिनिमम इस इशू को पब्लिसाइज किया जाए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति की गुडविल के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और किसी ऐसे ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया जो कि बेलेबल ऑफेंस है, तो बेल बॉन्ड के ऊपर उसको बेल दी जा सकती है। बेल का अमाउंट डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए कि उसका ऑफेंस का अमाउंट कितना है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए डिसाइड होना चाहिए कि श्योरिटी और बेल का अमाउंट कितना रहा जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया नॉन वेलेबल ऑफेंस के लिए, या उसने बेल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो उसको मैजिस्ट्रेट के अंदर 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना जरूरी है। ये हमारे संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है, यही वहीं से बातें उठकर
इस गाइडलाइन में या जीएसटी एक्ट में अप्लाई की गई हैं। और यदि रात में आपको इस अरेस्टेड पर्सन को रखना है तो आप चालान के ऊपर इस पर्सन को पुलिस की कस्टडी में भी सौंप सकते हैं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर जहां पर इस व्यक्ति को रखा जा सकता है। और अब यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, पहले वो पुलिस कस्टडी में रहा, फिर वो जुडिशियल कस्टडी में रहा, तो जरूरी है कि उसके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हो वो जल्द से जल्द फाइल की जाए। तो इस गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि इट शुड बी एंश्योर्ड दैट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ हिज अरेस्ट। केस को बहुत ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। और साथ के साथ इसी गाइडलाइंस में 2 अनेक्सर है, अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2, जिसके अंदर मंथली रिपोर्ट डीजीजीआई वगैरह को भेजी जानी जरूरी है, जो भी फॉर्मेट अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 के अंदर प्रेस्क्राइब है। पर इस पूरी गाइडलाइंस में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं समझता हूँ वो मैं ये समझता हूँ कि किसी व्यक्ति का ऑफेंस चाहे 5 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया, ये जरूरी नहीं है कि उस बात के ऊपर उसको अरेस्ट करना जरूरी ही है। दिस इज नॉट नेसेसरी अनलेस वन ऑफ दोस 5 कंडीशन और 6 कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि वो एविडेंस को इन्फ्लुएंस करेगा या बाद में उसका पेश किया जाना मुश्किल है, या वो मास्टरमाइंड था, उसने आईटीसी को फ्रॉडुलेंटली पास अपॉन किया है। यदि कोई ऐसा कारण है तभी उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। और यदि सपोज कीजिए कोई मामला ऐसा है जहां पर वो फुल्ली कोऑपरेट कर रहा है या मामला किसी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो गाइडलाइन जो मैंने आपसे डिस्कस की है अरेस्ट और बेल की, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी की गई है 17 अगस्त 2022 को, नोटिफिकेशन नंबर इंस्ट्रक्शन नंबर है 2/2022-23, ये आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए और आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होंगी। धन्यवाद।